कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त सिया आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू विद्यास्थल, वेलकम टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। तो हमारा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट कॉस्टिंग हम कर रहे थे और कॉस्ट का इंट्रो कहीं ना कहीं चल रहा है। उसमें मैं अब आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूँ। देखिए सर, बिना एक सर अभी तक आपने तो कितनी सारी बातें कर दी, कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सर मैं आपको सही बताऊँ, मुझे बहुत सारे फीडबैक्स भी बच्चों के मिलते हैं। आई थिंक बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगती है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने कुछ बुकिश मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बुक मैंने नहीं उठाई है, ठीक है। ये पीपीटीज भी कहीं ना कहीं आपके ही क्विक रिवीजन पर्पस के लिए हैं, बाकी सब कुछ तो मैं कहीं ना कहीं आपको अपने ही शब्दों में इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें अब लिटरली हम सच में प्रैक्टिकल करेंगे। वी वुड बी यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो अपने हथियार, हमारा हथियार कैलकुलेटर होता है, वो आप तैयार रख लीजिए। सो नाउ देयर वुड बी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भाई ये क्या दिख रहा है चित्र में, यहां पर एक सिनेमा हॉल है, यहां पे एक सिनेमा हॉल है। लेकिन ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं भाई आखिरी पिक्चर कौन सी देखी थी, याद कर लो सब लोग, आखिरी पिक्चर कौन सी देखी थी। लेकिन अब मैं आपको यहां पिक्चर नहीं दिखाने वाला हूं, ऐसे कोई एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला है। अब आप पिक्चर हॉल के मालिक हो, आप पिक्चर हॉल के मैनेजर हो। यू वुड हैव टू डिसाइड द टिकट प्राइस दैट यू हैव टू चार्ज फ्रॉम योर कस्टमर। अभी अभी पढ़ा ना, ठीक है ना। अभी हमने देखा पिछले लेक्चर में कि हमको प्राइस सेट करना, अपने कस्टमर से पैसे कितने लेने हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। सो ये अब आप सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखा रहे हो, सो अब कितने पैसे आप अब अपने कस्टमर से लेने वाले हैं वो हम यहां पर डिसाइड करेंगे। और बहुत ही इलैबोरेटेड तरीके से प्रैक्टिकल बहुत कुछ यहां पर और भी समझने वाले हो। सो नाउ आई वुड बी यूजिंग माय वाइट नोट्स, ठीक है ना। उस पर आते हैं, चलिए। सो यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, चलिए जी, एक सिनेमा हॉल है। सब लोग भैया बिल्कुल जोश में आ जाएं, तैयार हो जाएं, ठीक है ना। जाते जाते एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके जाएं, कॉस्टिंग की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं कि भैया थ्योरी भी बड़े अच्छे से हुई, समझ में भी आया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया। तो ऐसा होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिनेमा हॉल, टिकट प्राइस टू बी चार्ज्ड, टिकट प्राइस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम दी कस्टमर, ये हमें निकालना है। चलिए अब भाई एक बात आपको बता दूं, किसी भी चीज की आपको अगर कॉस्टिंग करनी हो, किसी भी चीज की आपको अगर कॉस्टिंग करनी हो तो देयर आर टू स्टेप्स। स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द कॉस्ट यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री का, जिस टाइप के बिजनेस का आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप उस इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करें और कैलकुलेट करें, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर चर्चा करते हैं। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहां पे। देखिए पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा और हर चीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको पता है। language in terms of which a cost oblique price is expressed, language in terms of which a cost oblique price is expressed। जिस भाषा में एक कॉस्ट या प्राइस को बोला जाता है कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। सर क्या हुआ, समझ में नहीं आया। रुको भाई, मैं अपने घर से निकला, ठीक है। घर से निकलते ही आवाज आ रही थी 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। मेरे दिमाग में आया भाई 50 रुपए के साथ में कुछ लगा तो ले। क्या 50 रुपए पर किलो, 50 रुपए पर लीटर, 50 रुपए पर डजन, 50 रुपए पर पीस। तो ये जो साथ में जो लगाया जाता है भाषा, इसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। आपको कुछ समझ में आया? हर चीज की सर यूनिट तो होती है। आपने वर्ड तो बचपन में भी सुना होगा, यूनिट। हर चीज की एक यूनिट होती है। जैसे आप अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपने बचपन में निकाली हो, टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलती है, टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलती है। तो मैं यहां पे एग्जांपल में लिख रहा हूं पर केजी, पर लीटर, पर डजन। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर ये डिसाइड करना कौन सा मुश्किल था कि पर केजी है या पर लीटर है। आप देख लेते कि वो किस चीज की दुकान चला रहा है। मैंने कब बोला यार ये मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में।
और जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पेपर में अलग से आ सकता है। आपको कुछ बिजनेस के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी। बहुत बेसिक है ये। अब देखिए जाहिर सी बात है, मैं घर से निकला, वो फ्रूट बेच रहा है, वो शायद पर किलो बेच रहा होगा, ठीक है। वो बनानास बेच रहा है, शायद वो पर डजन बेच रहा होगा। वो ऐसा कुछ आइटम बेच रहा है, वो शायद पर लीटर बेच रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई? आप मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आया, जैसे गाड़ियों का काम है मेरा, गाड़ियों का, आई सेल कार्स, तो व्हाट वुड बी माय कॉस्ट यूनिट? क्या इट वुड बी पर किलो? क्या गाड़ी पर किलो के हिसाब से बिकती है भाई? है कौन सी गाड़ी तुमने खरीद ली पर किलो के हिसाब से, या गाड़ी पर लीटर के हिसाब से बनी है? नहीं, क्या होगी? पर कार, पर पीस, सिंपली बोल दो पर यूनिट। ऐसे होता है डिसाइड, समझ गए? ऐसे होता है डिसाइड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड, नाउ आई एम आस्किंग यू द कॉस्ट यूनिट फॉर विच यू वुड यूज फॉर सिनेमा हॉल। क्या पर किलो? क्या पर लीटर? क्या पर पीस? सिनेमा हॉल के लिए मुझे बता दो, ठीक है भाई। मैं आपको कहीं ना कहीं बच्चों के बताए गए टर्म्स को भी यूज करूंगा, बच्चों के बताए गए टर्म्स को भी यूज करूंगा। बहुत बच्चे यहां पर बोलते हैं पर टिकट। क्या बोल रहे हैं? पर टिकट। भाई गलत आंसर वैसे। टिकट इज जस्ट अ वर्ड, मैंने शायद थोड़ी देर पहले भी बोला था। टिकट इज जस्ट अ वर्ड। जो आप अमाउंट चार्ज कर रहे हो उसका नाम है भाई। जैसे वही पिक्चर देखने आप गए, ठीक है, आप गए भैया यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सी नई पिक्चर है, ये लूडो आई है, लूडो। आप लूडो देखने गए, ठीक है, उसने आपने बोला लूडो की वो आपसे पैसे मांगेगा तो कुछ वर्ड यूज करेगा ना, ठीक है ना। लूडो का जी, लूडो का सेलिंग प्राइस है इतना, सेलिंग प्राइस दो, गलत वर्ड है, ठीक है। तो ही वुड यूज द वर्ड 600 रुपये, सर 400 रुपये की टिकट है। टिकट इज अ वर्ड, ठीक है, दैट्स नॉट अ कॉस्ट यूनिट, दैट्स नॉट अ कॉस्ट यूनिट। नाउ व्हाट्स द कॉस्ट यूनिट? सिनेमा हॉल में आप सोचिए, आप पैसे किस हिसाब से अपने कस्टमर से चार्ज करते हो? कस्टमर बेसिकली आपसे क्या सर्विस ले रहा है, उसे क्या चीजें मिल रही हैं पैसे देने पर। सर कई बच्चे बोलते हैं सर पर पर्सन जो टिकट होती है वो पर पर्सन होती है, मतलब 350 रुपए का अगर मैं अमाउंट रखूं तो वो एक बंदे की टिकट है। वैसे ठीक कह रहा है। अच्छा, पर पर्सन की जगह ना साथ में मेरे पास एक वर्ड और भी है, पर सीट। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप पर पर्सन यूज करें, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव पर्यायवाची शब्द भी बताऊं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो पर पर्सन और पर सीट एक ही बात है। अब जैसे मतलब कुछ बच्चे जो है वो जब पेपर में पूछा जाता है तो लिख भी रहे हैं आंसर पर पर्सन पर सीट, तो भाई तो वो मेरे को अगेन बोलना पड़ता है यार, ठीक है। मतलब एक सीट पे एक ही बंदा तो बैठता है, कम से कम जो मेन आगे की सीटें होती हैं उन पर तो ऐसी होता है कि एक सीट पे एक बंदा बैठता है, पीछे कोने की सीटों में कुछ हो रहा हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात समझ रहे हो? तो पर पर्सन और पर सीट एक ही बात हो गई ना। क्या सिनेमा हॉल वाला ऐसे पैसे ले रहा है, एक सीट पे 4 लोग बैठते हैं जैसे, तो एक सीट पे एक बंदे के बैठने के 350 रुपए। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, समझ रहे हो? तो पर पर्सन यूज करना या फिर पर पर्सन की जगह पर सीट लिखना, ठीक है। अब सुनो, आगे सुनो ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई। आप बच्चा बोल रहे हैं पर सीट, ठीक है। अब मैं सिनेमा हॉल गया, मुझे सिनेमा हॉल के ओनर ने बताया जी 400 रुपये है। मैंने कहा सर 400 रुपये किसके? कह रहा पर सीट। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये सीट के 400 रुपये है, मैं आपको 400 रुपये दे दूं तो मैं आपको, जैसे आज के दिन में 5-6 शोज चलने वाले हैं तो मैं सारे बार पिक्चर देखने आ सकता हूँ, मैं हफ्ता भर पिक्चर देखने आ सकता हूँ, मैं साल भर पिक्चर देखने आ सकता हूँ। ये सीट बहुत बढ़िया है, मैं तो शादी भी इसी सीट पे बैठ के करूंगा, क्या ये सीट मेरी हो गई 400 रुपये में? वो कह नहीं भाई साहब। अब अगला टर्म बच्चा बोलता है सर पर शो। मेरी कहानी ध्यान से सुनोगे तो आपके मन से, आपके दिल से खुद ही जवाब निकलेंगे। पर शो, सर एक शो की टिकट है 400 रुपये। अब सिर्फ पर शो बोला। सुनिए, देखिए आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ में जब कस्टमर, जब बिजनेस, हमें सामने वालों को अपनी बात को इलेबोरेट करके बोलना चाहिए ताकि हमारी बात का गलत मतलब ना निकल सके। इसलिए लॉ पढ़ते हैं, लॉ में कैसे शब्द होते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रोवाइडेड दैट, इसलिए होते हैं ताकि जो सामने वाला है वो गलत इंटरप्रेट ना कर ले लॉ को। अब सिर्फ पर शो बोला मुझे, 400 रुपये पर शो। मैंने कहा अच्छा 400 रुपये ये पिक्चर देखने के हैं एक बार, समझ गया, तो मैं किसी भी सीट पे बैठ सकता हूं।
10 मिनट यहाँ बैठूंगा, यहाँ से मुझे हीरोइन अच्छे से नहीं दिख रही, फिर यहाँ बैठूंगा, ये करूंगा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? वो सिनेमा हॉल वाला मेरे से पागल हो गया, कह रहा भाई साहब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब साथ में उसने बोला, सुनो ध्यान से, सर 400 रुपए पर सीट पर शो, यानी 400 रुपए में आपको एक निर्धारित सीट मिलेगी एक शो के लिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ऐसा ही होता है? क्या ऐसा ही होता है? सिनेमा हॉल में ऐसे ही पैसे चार्ज किए जाते हैं? बिल्कुल। सिनेमा हॉल, क्रिकेट का गेम, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का शो आप देखने जाए, सब में ऐसा ही होता है। एक बंदे का या एक सीट का, एक पर्टिकुलर शो का आपसे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली सिनेमा हॉल में कंबाइंड एक यूनिट यूज होती है पर सीट पर शो। ठीक है भाई, बताओ मुझे, बताओ अपने एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। क्या यही होता है एक सीट का एक बारी पिक्चर देखने का इतने रुपए, यही होता है या नहीं होता? भाई मेरे को बड़े कई बार, तो मैं वही कह रहा हूं, बच्चा जवाब जब पेपर में लिख कर आ रहा है पर सीट पर पर्सन, और वही बोल रहा है पर सीट पर पर्सन एक ही बारी हो गई यार, एक सीट पे एक बंदा बैठा, पर सीट पर शो, एग्रीड। अब इसमें भी कई बच्चे मुझे ऐसे मिले, कह रहा पर सीट पर आर, पर सीट पर आर। मेरे पूछना पड़ा, भाई तूने कौन सी पिक्चर देखी ऐसी जो पर घंटे के हिसाब से तूने टिकट ली? कौन सी पिक्चर में पर टिकट पर घंटे के हिसाब से? ऐसे तो मैं जोधा अकबर अगर देखने जाऊं, 4 घंटे की पिक्चर थी, 4 बार टिकट ली मैंने क्या? ऑब्वियसली नॉट। और सोच के भी तो बोले हम लोग। ठीक है सर, मैं आपकी गलती नहीं गिनाऊंगा कभी भी, आप लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, हमने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में बचपन की पढ़ाई ऐसी रही है कि ज्यादातर हमने चीजों को रटा है, कुछ फॉर्मूलेस को रटा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के फॉर्मेट को हमने रटा है, हमने अपने दिमाग पर कभी जोर ही नहीं डाला। और ये सब्जेक्ट में आपके दिमाग पे जोर डाले बिना आप नहीं कर सकते काम, आप काम नहीं कर सकते। यहां पर हर चीज का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आड़े टेढ़े सवाल में आप फंस सकते हो। मेरी बात को सुनना ध्यान से। चलिए, पर सीट पर शो अगर आपको समझ में आया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं होटल इंडस्ट्री जहां पर आप रहते हैं वहां पर क्या कॉस्ट यूनिट यूज होती है? बच्चा बोलता है सर पर रूम। ठीक है भाई, पर रूम। अब वही सिर्फ पर रूम बोलोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा ये एक रूम मेरा हो गया 10 दिनों के लिए, हमेशा के लिए। नहीं सर, साथ में बोलो पर डे। तो द बेस्ट कॉस्ट यूनिट इज पर रूम पर डे। मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बताता हूं। हाँ, पर पर्सन पर डे भी लिख सकते हो, पर पर्सन पर डे भी लिख सकते हैं। देखिए, हम कॉस्टिंग में जितनी बातें कर रहे हैं वो एक लॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली कौन सा होटल कैसे कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको ज्यादातर बताऊं तो दिस इज द मेन प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि ज्यादातर आप होटलों में जाएं तो आपको पैसे पर रूम पर डे ही बताए जाते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं जैसे पर पर्सन, शायद बच्चे ने इस हिसाब से सोच के बोला कि सर सिंगल रूम्स भी होते हैं जहां पे एक पर्सन रहता है, डबल रूम्स भी होते हैं, ट्रिपल रूम भी होते हैं, फैमिली सूट भी होता है। जब आप वहां जाएंगे, जैसे आपने बोला ट्रिपल रूम लेना है, तो ट्रिपल रूम का रेट उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है, जो उन्होंने 3 बंदों के हिसाब से ही निकाला होगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं? अच्छा, पर रूम पर डे या पर रूम पर नाइट भी हो सकता है। अगर आप देखें तो चेक इन चेकआउट 12 से 12 का होता है। ठीक है, और इंटरनेशनल तो बल्कि 2 से 2 का होता है, दिन के 2 से अगले सुबह के 11 बजे तक। ठीक है, तो पर रूम पर नाइट भी चलेगा, पर पर्सन पर डे भी चलेगा। अच्छा, अब इसमें कई बच्चे हैरानी वाला जवाब भी दे रहे हैं। हैरानी वाला क्या जवाब आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर पर पर्सन पर आर, पर पर्सन पर आर या पर रूम पर आर। मैंने कहा भाई तूने भाई कौन से होटल में तू रहा है जहां तूने पर घंटे के हिसाब से पैसे दिए हैं? ये तो मैं सच बताऊं तो मेरे को तो जब भी मेट का डिसेंट होटल याद आ रहा है, जहां पर वो बोला जाता है कि आपको रूम घंटों के हिसाब से चाहिए हैं, आपने पर घंटे के हिसाब से होटल। सर ऐसे होटल होते हैं लेकिन वो अच्छे टाइप के होटल नहीं होते, आप लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? तो मेजर रिकॉग्नाइज्ड होटल तो पर रूम पर डे है, पर रूम पर आर नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, एक बात आपको निकल कर आई, जैसे शुरू हुआ था तो पर केजी पर लीटर, फिर ये सिनेमा हॉल वगैरह, एक बात निकल कर आ रही है, एक इंटरप्रिटेशन स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूं। अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सिंगल या फिर मैं बोलूं सिंपल कॉस्ट यूनिट का प्रयोग होता है।
सिंगल या फिर सिंपल कॉस्ट यूनिट का प्रयोग होता है, पर केजी, पर लीटर, पर पीस, मुश्किल ही नहीं है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और मैंने शुरू से कहीं ना कहीं सर्विस को इग्नोर नहीं कर सकते कॉस्टिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो यू वुड बी यूजिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपोजिट? कंपोजिट वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो आप देख रहे हैं ना, पर पर्सन, पर शो, पर रूम, पर डे, ये वाली बात को ध्यान देना। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, चलिए सिनेमा हॉल का हमारा क्वेश्चन था। नाउ आई वुड बी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे मेरा स्टेप नंबर 1 था वो ये था कैलकुलेट, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट। अब आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया, सर कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली ये पहली क्लास है, ये सर्विस कॉस्टिंग का हमारा अलग चैप्टर है। ठीक है, कैलकुलेट करना वहां सिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। अब एक मैं एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं भाई, एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दें, कैलकुलेटर ले लें। एक दिन में 4 शोज दिखाए जाते हैं। एक दिन में 4 शोज दिखाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा एनुअल शोज कितने दिखाए जाते होंगे। मैं अपना क्वेश्चन एनुअली कर रहा हूं, साल के लिए कर रहा हूं। एक दिन में 4 शोज दिखाए जाते हैं, साल में कितने दिखाए जाते होंगे? मैं भी भाई कैलकुलेटर मैंने ले लिया है, आप लोग भी करिए। जवाब पहले आपका आना चाहिए, आपका जवाब पहले आना चाहिए मुझसे पहले। ठीक है, 4 शोज हैं तो साल के शोज जो है वो हो गए 1460 शोज। ठीक है ना, कैसे किया है मैंने? एक तरीके से 365 इंटू 4 किया है ना, बचपन में मम्मी ने सिखाया था ना, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब बच्चा कह सकता है सर सारे दिन हॉल खुलता है, अब 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, ईद कुछ नहीं। भाई कॉस्टिंग इज एन इंस्ट्रक्शन बेस्ड सब्जेक्ट। कॉस्टिंग में क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो फॉलो होगा। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साल भर में 200 दिन हॉल चलता है तो तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे 200 इंटू 4 कर दूंगा। ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहा तो लॉजिकल साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि यहां पर ना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकता बच्चा, बेटा नेशनल हॉलीडे होती है, ये होता है, वो होता है। और सही बताऊं तो सच्चाई में वैसे तो हॉल सब दिन खुलते हैं, कुछ हॉल नहीं ये 26 जनवरी और 15 अगस्त पे कुछ जरूरी है कि बंद हो। ठीक है, अब देखिए तो इसके बाद तो एक तरीके से ये सिंपल मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो सकता है। और मैं अगर वर्बली बोलूं तो मैंने वेटेड एवरेज तरीका यूज किया जो आप बाद में इलैबोरेटेडली और सीखेंगे। अच्छा, यहां पर स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप्स थे ना हमारे, तो स्टेप नंबर 2 तो ये है कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। जैसे आपका जो स्टेप नंबर 1 था वो तो ये था, कहां गया ये, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द कॉस्ट यूनिट। तो अभी तो सिर्फ कॉस्ट यूनिट पता लगाइए, कॉस्ट भी तो कैलकुलेट कर लो। बिना कॉस्ट कैलकुलेट करे कैसे पैसे चार्ज करोगे? तो शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकता हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना भाई, कॉस्टिंग इज नॉट एन अकाउंट्स, यहां पर कोई अकाउंट्स नहीं बनते, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो अब बात करें, अच्छा एक मैं बता दूं बात, ये जब आप स्टेटमेंट बनाएं तो ये भी एनुअल होनी चाहिए। आपने जब ये शोज निकाले हैं तो ये एनुअल है, तो ये भी एनुअल ही होनी चाहिए, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा मेरे ना ये एक थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी से मैं शोज देखे, अभी सीट्स तो देखी नहीं। मेरे हॉल की जो कैपेसिटी है वो 550 सीट्स है। मेरे हॉल की जो कैपेसिटी है वो 550 सीट्स है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे हॉल में साल भर में कितने लोग पिक्चर देखते होंगे? साल भर में कितने लोग पिक्चर देखते होंगे? आप लोग करके देखिए, ट्राई करिए सर। साल भर में मेरे सिनेमा हॉल में कितने लोग पिक्चर देखते होंगे? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। आंसर इज 8,03,000। बताऊं बच्चों की कंफ्यूजन क्या है? अभी वैसे क्या किया, ये 8,03,000 कैसे निकाला है? ये तो मैंने सिंपल 1460 शोज चलते हैं साल के, और एक हर शो में 550 सीट्स की कैपेसिटी है, तो ये 8,03,000 आ गया। सबसे बड़ी बात, बच्चा सोचता है सर ये तो 550 सीट तो कैपेसिटी है। माना आप लूडो देखने जा रहे हो कि इतनी अच्छी पिक्चर है कि साल भर हाउसफुल होती है। ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहा होगा, मुझे पता है बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगेन बोलूंगा, कॉस्टिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन में एक तरीके से कुछ नहीं लिखा तो आई हैव एज्यूम्ड कि देयर इज 100% ऑक्यूपेंसी ऑफ द सीट्स। नाउ मुझे कोई नोट डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर,
ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा होता कि 80% सीट्स भरी होती हैं, या कई बार ऐसे लिखा होता है 20% सीट्स आर वेकेंट, वैकेंसी वर्ड यूज होता है, तो टेंशन क्यों। अगर ऐसा हो तो मैं 20% माइनस कर देता इसमें से। अभी 8,03,000, इस ये 8,03,000 क्या आया, इसको हम बोलते हैं 8,03,000 सीट शोज, ठीक है ना। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है एग्जैक्टली 8,03,000, क्या 8,03,000 सीट्स हैं? भाई सीट्स तो 550 है। क्या 8,03,000 शोज है? शोज तो 1460 है। लेकिन दिस इज द कॉम्बो। आप सोचिए हर शो में 550 लोग बैठेंगे, तो 1460 में 1460 शोज में 8,03,000 लोग बैठ जाएंगे। तो दिस इज द बिजनेस कस्टमर बेस, ये मेरे कस्टमर बेस है। इतने लोगों से मैं अपने बिजनेस का खर्चा वसूल करूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे ना, अब आइए कॉस्ट पर आइए। जब हॉल हम चलाते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट लगती है, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड। तो मैं लिखता हूं अपने एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ठीक है, सैलरी हो सकती है, बहुत सारे गार्ड्स वगैरह, ठीक है। प्रोजेक्टर, आप अपने सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के थ्रू पिक्चर दिखाते हो। अच्छा, प्रोजेक्टर इज अ फिक्स्ड असेट। एक बात याद रखना जो बाद में भी बहुत बार रिपीट होगी, फिक्स्ड असेट की हमेशा डेप्रिसिएशन आपको अपनी कॉस्ट की स्टेटमेंट में लिखनी है। अगर आपको याद हो तो पिछले अभी लेक्चर में ये भी बात हुई थी कि हमारी सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट की डिटेल में आते हैं। सो प्रोजेक्टर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जैसे मेरा प्रोजेक्टर 25 लाख का, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। मैं एक तरीके से और समझाना चाहूंगा, जैसे मेरा प्रोजेक्टर 25 लाख का है, ठीक है। अगर मैं जैसे 1 साल की ये शीट बना रहा हूं, मैं 25 लाख अगर यहां पूरा लिख लेता हूं, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोजेक्टर की लाइफ है वो 25 ईयर्स है लेट्स से। आप उस 25 लाख के प्रोजेक्टर को एक ही साल में रिकवर करना चाहते हो। डोंट यू थिंक यू आर पुटिंग अ बर्डन टू योर कस्टमर्स ऑफ दैट ईयर। सर आपका जो प्रोजेक्टर है 25 लाख का, वो 25 ईयर्स चलेगा, तो आपको अपने असेट की कॉस्ट को लाइफ में बांट लेना चाहिए। और असेट को उसकी लाइफ में बांट लेने को ही कहीं ना कहीं हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लॉजिकल चलोगे, बचपन भी रिवाइज करवा दूंगा और हर बात समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हॉल या तो खुद का होगा या किराए का होगा। अब किराए का है तो किराया लगेगा, खुद का है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। पिक्चर भी तो किराए पर आती है, पिक्चर जो होती है वो भी तो लानी पड़ती है। सिनेमा हॉल वाले ने थोड़ी पिक्चर बनाई है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर से पिक्चर आती है। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। आई एम जस्ट एज्यूमिंग अ अमाउंट। मैं एक अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर एक अपने हिसाब से लेकर चल रहा हूं। मान लीजिए मेरी साल की जो कॉस्ट है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 28,90,80,000। सर कुछ ज्यादा ही बड़ी फिगर लिख दी। तो भाई हम छोटे लोग थोड़ी हैं, छोटी मोटी बातें नहीं करते हम लोग। 28,90,80,000 ये मेरी साल की कॉस्ट है। सर सर्विस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े खर्चे होते हैं, इतनी कॉस्ट है। चलिए, अब ऑब्वियसली सिनेमा हॉल प्रॉफिट भी तो चार्ज करेगा, समाज सेवी संस्था तो है नहीं, प्रॉफिट चार्ज करेगा। कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहा है मैं लिख रहा हूं 20% ऑन, बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास, आई एम यूजिंग अ वर्ड प्रोसीड्स। आप थोड़े वर्ड्स से भी मेरे को थोड़ा रूबरू कराना पड़ेगा, वर्ड से कंफर्टेबल कराना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज कॉस्ट। अब कॉस्ट में ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड होता है। अब बेटा जिस बच्चे ने कॉस्ट का 20% कर दिया बेटा, उसका तो हो गया काम खराब। व्हाट इज प्रोसीड्स? प्रोसीड्स वर्ड का मतलब है रेवेन्यू, द अमाउंट विच यू वुड बी कलेक्टिंग, कलेक्शन। प्रोसीड्स का 20% करना है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को ये पता है कैसे करते हैं। कई बच्चों ने हो सकता है बचपन की एक बात उनको याद भी हो, 20% को 1/5 वो लोग बोला करते थे, तो 1/5 ऑन सेल हो गया तो 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया। बट दिस वॉज जस्ट अ शॉर्टकट। मैं अगर 20 की जगह 15 कर दूं तो फिर वो 1/5 1/4 में घूम जाएंगे। क्या करना है, क्या करना है अभी समझ लो, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूं ये बहुत जगह आता है प्रैक्टिकल चीजों में। इसको मैं पुश्तैनी प्रॉब्लम कहता हूं। ये प्रॉब्लम ऐसी है जब भी परसेंटेज एक ऐसे बेस पर दिया गया है जो कि गिवन नहीं है। जैसे यहां पर परसेंटेज करना है प्रोसीड्स का, लेकिन प्रोसीड्स हमारे पास है ही नहीं, किसका कैसे 20% करें।
इसकी शुरुआत 11th में हुई थी इस पुश्तैनी प्रॉब्लम की, जब बोला गया था कि बेटा मैनेजरियल कमीशन निकालो ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। आपके पास आफ्टर तो था नहीं, आपने उसको बिफोर पे कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना। कैसे करना है ध्यान से देखो, प्रोसीड्स के बेस पे 20% करना है, प्रोसीड्स को ले लिया 100, प्रोसीड्स 100 हो गया तो प्रॉफिट हो गया 20, 100 का 20% तो 20 होता है। अगर प्रोसीड्स 100 प्रॉफिट 20 तो कॉस्ट हो गई 80, कॉस्ट है ना 100 माइनस 20 80। बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आया। नाउ जस्ट अप्लाई द यूनिटरी कैलकुलेशन, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। कॉस्टिंग हैज नो फॉर्मूलाज, आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला, आई एम जस्ट एज्यूमिंग प्रोसीड्स एज 100। कई बच्चे ये भी कहते हैं सर एक्स मान ले, मान लो भाई तुम्हें अपने एक्स से ज्यादा प्यार है, तुम एक्स मान लो, फिर एक्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 भी लेके कर सकते हो, एक्स भी लेके कर सकते हो। नाउ अब मैं कर सकता हूं यार, मेरा 28 करोड़ 90 लाख 80,000 अगर 80 के बराबर है तो व्हाट इज 20? अगर 28 90 80,000 80 के बराबर है तो व्हाट इज 20? और अगर बच्चा देखे ना तो 20/80 1/4 ही होता है। वो जो शॉर्टकट पड़ा था, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्या ये सबको क्लियर है? तो अच्छा, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं इसको तो यूनिटरी कैलकुलेशन कहते हैं, बचपन से करिए आपने। 28 90 80,000 80 के बराबर है तो 20 कितना? हाँ मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूं जो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं। वो पता है क्या कंफ्यूजन होती है, मैं दिल की बात जानता हूं, 80 न्यूमरेटर में आएगा या 28 लाख न्यूमरेटर में आएगा? भाई आंसर आपको इसकी भाषा में निकालना है ना, रुपीस में, तो ये जिसकी भाषा में निकालना वो न्यूमरेटर में आएगा। इसको अगर सॉल्व करें, मुझे बताओ तो सही, मैंने कहा यार आपके जवाब मेरे से पहले आने चाहिए। 28 90 80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, ठीक है। और मैं कोई बच्चा यहाँ पे 1/4 करके कर ले, मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात से, कर सकते हो। आंसर इज कमिंग आउट एज 7 करोड़ 22 लाख 70,000, 7 करोड़ 22 लाख 70,000। नाउ व्हाट इज प्रोसीड्स, व्हाट इज प्रोसीड्स, ठीक है, ऑब्वियसली ऐड कर दो, 28 करोड़ 90 लाख 80,000 प्लस 7 करोड़ 22 70,000, दिस इज 29 करोड़, नहीं है क्या आ गया भाई, ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, 28 90 80,000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 28 90,000 90 लाख 80,000, दिस इज सॉरी 36 करोड़ 13 लाख 50,000। बताओ भाई आपको ये आ रहा है? अब ऑब्वियसली कुछ बच्चे कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, 28 90 80,000 डिवाइड बाय 80 सीधा इंटू 100 कर लेते तो ये आ जाता। अगर किसी को वेरीफाई करना है तो 36 13 50,000 का दोबारा 20% करके देख ले, वही आ रहा है 7 करोड़ 22 लाख 70,000। ये 1/4 1/5 वाला फंडा ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही बना है। मैं इसलिए ऐसे बताता हूं ताकि कभी 15 20 क्या बोलते हैं 13% 7.5% ऐसे परसेंट मिल गए जो डिविजिबल बाय 100 नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है ना, मेरी बात को याद रखना। चलिए अब दिस इज माय प्रोसीड्स, मैं बिजनेसमैन की भाषा में बोलता हूं। अगर मैं 36 लाख 13,000 सॉरी 36 करोड़ 13 लाख 50,000 रिकवर करने में कामयाब हो गया तो मेरे 2 सपने पूरे हो जाएंगे। क्या है मेरे 2 सपने? एक, मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और मेरा मन चाहा प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं साल का इतना कवर कर पाया, ये सब कैलकुलेशंस बिजनेसमैन पहले से करके रखता है, ये भूल मत जाना, बताया था भाई। देखिए बिजनेस बहुत एज्यूम्ड एंटिसिपेटेड एस्टिमेशन से चलता है। कहीं ना कहीं हमारी ये एस्टिमेशंस थी कि हमारे पास सारे लोग आ जाएंगे, मतलब 550 सीटें हैं तो 550 भर जाएंगी। ऐसा होता नहीं है, सच्चाई बताऊं, प्रैक्टिकल बताऊं तो ऑब्वियसली हर बिजनेस में कुछ ना कुछ वैकेंसी रहती है हमेशा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको सिंपल बोलूंगा, आई वुड बी चार्जिंग 36 करोड़ 13 लाख 50,000 फ्रॉम हाउ मेनी कस्टमर्स? क्या ये एक बंदे से ही सारा पैसा रिकवर करने वाले हो? क्या एक बंदे की टिकट, भाई साहब आपकी टिकट 36 करोड़ 13 लाख 50,000 वो वही है भाई, ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा एक बंदे की टिकट इतनी नहीं, कितने बंदों से ये अमाउंट आप चार्ज करने वाले हो? जो आपने एंटिसिपेट किया था कि साल के 8,03,000 लोग आपकी पिक्चर देखने वाले हैं, तो 36 करोड़
13,50,000 अगर मैं 8,03,000 लोगों से कवर करूं, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं थी? मैंने जल्दी से लिख दिया डिवाइड में, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं थी कि डिवाइड करना है? मैं आपको सच बताऊं सर, मेरे को हो चुके हैं मेरे को 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे मिले। ये भी है डाउट सर मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया? पूरी कॉस्टिंग मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, देयर इज नो फॉर्मूला टू बी मक्ड अप। मेरी बात को मानिए, मेरा काम है मैं आपको दिखाऊं कि ये सब्जेक्ट कितना आसान है, ठीक है ना। कल से हम और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें शुरू करने वाले हैं तो और मजा आएगा। पहले ये तो बता दो, 36,13,50,000 36,13,50,000 रिकवर कर रहे हो 8,03,000 से। सर 450 रुपए का अमाउंट आ रहा है, क्या है ये? 450 पर सीट पर शो। मतलब अगर एक्सप्लेन करूं, एक बंदे से एक शो का हम लोग 450 रुपीज लेने वाले हैं। एक बंदे से एक सीट का, एक शो का 450 रुपीज। क्या आपको आइडिया मिला कि कैसे एक बिजनेसमैन प्रैक्टिकली अपने काम की सेलिंग प्राइस सेट करता है? ये सब उसने पहले से करके रखा है। ये नहीं कि आप गए हो सर लूडो की टिकट देना और वो कह रहा है अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। पहले से करके रख यार, पहले से करके रख। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आज आपको कई बातें बताई है ना कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं आज की क्लास में जो हमारी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बिजनेसमैन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है, बिजनेसमैन कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में कस्टमर को नहीं बता रहा, कस्टमर को तो सीधा सेलिंग प्राइस बताया जाता है। कॉस्टिंग एक इंटरनल सब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, पहले से करने वाला सब्जेक्ट है। क्या आपको भैया क्लास में, आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया? कॉस्टिंग अच्छे से अब आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? आप अपने आप से पूछे। कई बार सच बताऊं तो कॉस्टिंग बच्चों जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कॉस्टिंग से कभी प्यार नहीं हो पाता। उन्हें कॉस्टिंग हमेशा टेढ़ा सब्जेक्ट लगता है, यार वो क्यों डाल दिया इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में, ऐसे मन से बातें निकलती हैं। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना, एक्चुअली बेसिक नहीं बताया गया, ठीक है ना, नहीं तो बिल्कुल मार्केट से जुड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप उसको ऐसे ही रट कर रहे हो हर चीज, कोई भी, मैं तो इंटर लेवल पे ऐसे बच्चे भी देखता हूं जिन्होंने मुझे साफ लगता है कि बचपन की अकाउंट्स 11th-12th की, स्कूल की तो बात ही छोड़ दो, फाउंडेशन लेवल पर भी बहुत ही रट्टा मार के पड़ी है। ये यहां आएगा, बैलेंस बीडी डेबिट में आता है, बैलेंस सीडी यहां आता है, ये वहां आता है, लॉजिक क्लियर नहीं है। परेशान हो गए, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अटक जाओगे और ये सब्जेक्ट रुला देता है अगर बेसिक्स क्लियर ना हो। मैं आपको बेसिक क्लियर करने वाला हूं। आप लोग अपने डाउट्स रेगुलरली, आपका हक बनता है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप पूछें। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं, और मैं कहीं ना कहीं प्राउडली ये बात कह सकता हूं क्योंकि बच्चों के फीडबैक भी ये कहते हैं कि मेरी यूएसपी है, मैं सर डाउट्स बहुत बताना पसंद करता हूं। बिना डाउट्स के पढ़ाई पूरी नहीं होती। क्या आपको पूरी तरीके से कॉस्ट क्लियर हो गया, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी? अभी आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारा कॉस्ट इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये बात मैं अंत में जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए जो पहले कहीं ना कहीं विशाल सर भी बोलते हैं विद्यास्थल की तरफ से कि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने मैक्स टू मैक्स दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, सोशल मीडिया तो यूज करते हो। अब ये मत कोई ना बोले नहीं सर मैं नहीं करता, मैं तो बहुत बढ़िया बोला। अब यार इस टाइम पे सही बताऊं कम करना चाहिए। प्लीज कंसंट्रेट। अगर जैसे YouTube पे बहुत सारी क्लासेस भी हैं, ठीक है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज कंसंट्रेट, डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैं यहाँ थोड़ा देख लूँ, मैं वहाँ थोड़ा देख लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ठीक है ना। तो उससे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक बस सजेशन मेरा ये है कि जब हम कुछ पढ़ें तो एक ही बुक से पढ़ें, एक ही टीचर से पढ़ें, बार बार, इससे आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन अभी भी कम आ रहे हैं आपकी तरफ से, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और बाकी की जानकारियां मेरी और इलेबोरेटेड क्लासेस के लिए, किसी को पर्सनलाइज क्लासेस लेनी है तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स और सारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, तो पेन ड्राइव्स वगैरह के लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल हम लोग फिर मिलेंगे
अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं बता दूं कल आपको शेड्यूल मिल चुका है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं। आपको यह तो बता दिया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, कैसे कैलकुलेट करनी होती है, उसका फॉर्मेट, उसकी स्टेटमेंट, जिसको बहुत पॉपुलरली कहा जाता है कॉस्ट शीट, वो हम कल करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। आने वाले 15-16 दिनों में टेंशन मत लो, पूरा कॉस्ट तुम्हारा क्लियर करा के जाऊंगा। इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार नहीं हो गया ना, प्यार भरे मैसेज मेरे को नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है जी। वैसे मेरा नाम क्या है? आशीष गुप्ता, और मुझे प्यार से लोग कॉस्ट गुरु कहते हैं। तो आपका कॉस्ट गुरु अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेता है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बहुत बढ़िया साथ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।